वो एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम है और उसमें एक माइनस प्लस की जगह आपने माइनस लगा दिया। अब आपका इन द एंड जो आउटपुट आ रहा है ना वो रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं है। टेस्टिंग आपने पढ़ी है ना, टेस्टिंग इसी चीज़ को कहते हैं ना, कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम में वो आपको प्रोग्रामर एक टेस्ट केस देगा कि इसमें आपने वैल्यू 1 ये डालनी है, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे 12, उसके बाद वैल्यू 2 आपने डालनी है 23, तो इसका फ़लाँ आंसर आना चाहिए। ये एक टेस्ट केस हो गया, इसका आंसर आना चाहिए जी 35। ये चीज़ जो है ना वो प्रोग्रामर को प्रोवाइड की जाती है, इसको कहते हैं टेस्ट केस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा टेस्ट केसेस के बारे में, ठीक है। जब भी प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाता है कोडर को, तो साथ में टेस्ट केस दिए जाते हैं कि प्रोग्राम बना के ये वैल्यू एंटर करके अगर तो ये आंसर आए तो फिर तुम्हारा कोड और लॉजिक ठीक है, अदरवाइज। अब वो बंदा उसने प्रोग्राम बनाया, बना के उसको कंपाइल किया, कोई गलती नहीं, जब रन किया और ये टेस्ट केस जब उसने चलाया, वैल्यू 1 में 12 दिया, वैल्यू 2 में 23 दिया, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। तो इट मीन्स के उस एप्लीकेशन में कोई लॉजिकल एरर है, नॉट दैट इज़ नॉट सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो लॉजिकल एरर्स आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड एज कम्पेयर टू सिंटैक्स एरर इफ़ योर प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग कोड इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो दैन इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड योर लॉजिकल एरर्स। और इस तरह भी होता है कि अगर आप किसी के प्रोग्राम को मॉडिफाई या अपडेट कर रहे हो, जैसा कि होता है एक कंपनी ने किसी से प्रोग्राम बनवा लिया है, अब उसको अपडेट वो किसी और से करवा रहे हैं, तो देन भी आपको उन एरर्स को फाइंड करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए तो कहा जाता है कि कमेंटिंग करनी चाहिए, कोड्स की डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी चाहिए, ताकि जो बाद में बंदा है उसको आसानी हो। अच्छा, अब इसकी ना जब मैं एमफिल कर रहा था तो उसमें मैंने ये एक मिसाल पढ़ी थी कि एक बहुत बड़ा यूएसए को लॉस हुआ था। तो उसमें हुआ क्या था कि एक्स इक्वल डबल इक्वल वाई लिखना था, तो उसकी जगह ना एक्स इक्वल वाई लिखा गया था, ठीक है। तो वो मिसाइल जो था वो जब उन्होंने लॉन्च किया मिसाइल को, तो उसकी थोड़ी देर बाद ही वो मिसाइल जो है वो वहीं पे ही ब्लास्ट हो गया और उससे उनका पता नहीं कितने अरब रुपए का नुकसान हुआ और कुछ कीमती जाने 19 to 29 जो है ना वो लोग उसमें जो है ना वो मरे भी, जिससे उन्होंने फिर इस चीज़ को देखा कि इसमें जो एरर था, तो जब सारा कुछ फाइंड आउट किया गया तो पता चला कि क्लियर एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट, ठीक है। वो ये देखेंगे लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बग्स, जो बहुत बड़ी बड़ी बग्स आई हैं। ये स्पेस में आया था, ये देखेंगे, ए बूस्टर वेंट ऑफ कोर्स ड्यूरिंग लॉन्च, उसको भेजा गया स्पेस में, रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ नासा मैरिनेर, दिस वाज द रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ ए ट्रांसक्राइबर टू नोटिस एन ओवरबार इन रिटन स्पेसिफिकेशन फॉर द गाइडेंस प्रोग्राम, रिजल्टिंग इन द कोडिंग ऑफ एन इनकरेक्ट फार्मूला इन फोर्ट्रान। इनकरेक्ट फार्मूला मीन्स दैट वाज अ लॉजिकल एरर, ठीक है। नोट दैट इनिशियल रिपोर्टिंग ऑफ काज ऑफ दिस बग वाज इनकरेक्ट। तो इस तरह करके ये सारी वो बग्स लिखी हुई हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी बग्स थी और जिनसे बहुत ज़्यादा जो है वो मिस सेंट कमांड, देखिए मिस सेंट लॉजिकल एरर है, मिस सेंट कमांड टू अर्थ काज द सॉफ्टवेयर टू नासा टू इनकरेक्टली अज्यूम दैट ए मोटर हैड फेल्ड, ओके ना। तो इस तरह की हमारे पास जो है ना ये एग्जांपल्स हैं। तो लॉजिकल एरर्स में ये होता है, समटाइम्स बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि एरर कहाँ पे है, हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ ठीक है, तो आपकी आउटपुट जो है वो सही नहीं आ रही होती, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर हम अब लॉजिकल एरर्स, और तीसरी जो है जो कि हमारे कोर्स में तो नहीं है, दैट इज़ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर इट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये वो आप साहब जो बता रहे थे कि डिवीजन बाय ज़ीरो, लेट्स सपोज, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। ओवरफ्लो इसकी एग्जांपल है, एंड अंडरफ्लो जो है वो इसकी एग्जांपल है। समझ आ रही है ना। ओवरफ्लो एग्जांपल है, अंडरफ्लो इसकी एग्जांपल है। अब इसमें क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल लगाया हुआ था, आपको नहीं पता उसके ऊपर आपने लूप वगैरह को कंट्रोल किया हुआ था,
तो वो वेरिएबल बाद का चलते चलते जो है ना अपनी लिमिट से एक्सीड कर गया, तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा या मैल फंक्शनिंग शुरू कर देगा। ठीक है, या किसी जगह पे कैलकुलेशन में डिवाइड बाई ज़ीरो आ गया, डिवाइड बाई ज़ीरो हो जाए तो इन्फिनिटी हो जाता है, तब भी आप, तो इससे अक्सर क्या होता है रन टाइम एरर से, या तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है, ठीक है, या आपकी एप्लीकेशन हैंग कर जाती है। पर वो उसमें रन टाइम एरर्स जो है ना, उसमें तो हमें ये पता चला ना कि आउटपुट गलत आ गई हमारी, तो ऐसा भी हो सकता है रन टाइम एरर। अब इन जो लास्ट किस्म की 2 किस्म की एरर्स हैं ना, इनको हैंडल करना ज़रूरी है, इनको हैंडल करना ज़रूरी है, और इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये आपने अपनी प्रोग्रामिंग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाते हैं। ठीक है, क्या है? ए मैकेनिज्म टू हैंडल लॉजिकल एंड रन टाइम एरर्स। ओके, ये एरर्स, ये फिर एक ऐसा तरीक़ेकार है कि इससे आपका, यानी बेसिकली पता क्या है, आपकी आउटपुट और आपका प्रोग्राम क्रैश होता होता आपको कोई इंडिकेशन दे के जाए कि यहाँ पे एरर आई थी या ये एरर आई थी। इसने एरर को रोकना नहीं है। सुन लें, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन भी रन टाइम एरर को कहते हैं, जो लफ्ज़ एक्सेप्शन है। जिस तरह बग है ना, डिफेक्ट है, बग है, एक्सेप्शन मीन्स ऐसी एरर जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आएगी। मिसाल के तौर पर आपने अभी, हमने चूँकि अब मैं वो बात कर देता हूँ जो हमने इसमें डिस्कस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हुआ कि हमारी जो सी शार्प की एप्लीकेशन है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आवर सी शार्प एप्लीकेशन, ठीक है, वर्क्स विद एक्सेस डेटाबेस। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट भी करते हैं, ठीक है, और डेटाबेस के साथ जो है वो वैल्यू को जो है वो डिलीट भी करते हैं। ओके, हमारी एक जो सी शार्प की एप्लीकेशन है, हमने उसको डेटाबेस से कनेक्ट किया हुआ। अब हमने तो सी शार्प में जाके लिखा ना फलां जगह डेटाबेस है, उसके साथ जाके कनेक्ट हो जाओ, और कनेक्ट होने के बाद ये वाली ऑप्शन जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर दो। हमने तो उसको यही बोला हुआ है ना। अब आप देखें कि हमने उसको सेट, जब हम डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारे पास जो मेजर स्टेप हैं वो ये हैं कि हम उसको एक पाथ देते हैं कि हमारी फ़लाँ डाटा हार्ड डिस्क की लोकेशन पे हमारी डेटाबेस पड़ी हुई है। डेटाबेस को बनाया जाता है किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जैसे एक्सेस में बना लें, ओरेकल में बना लें, या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में बना लें। ठीक है, को शेयर करना है सी शार्प के प्रोग्राम से। मैं बताता हूँ आपको, जो अब हमने प्रोग्रामिंग करनी है ना, उस प्रोग्रामिंग में जो देखो हम जितने भी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें तो वेरिएबल डाटा को, वेरिएबल बनते हैं, बन के वैल्यू लेते हैं, और जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो डाटा ख़त्म नहीं हो जाता। नहीं समझ आ रही ना, वेरिएबल क्रिएट होते हैं। मैं उसको शेयर करता हाँ जी, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन हाँ ऑफ जी, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हाँ जी, उसके आगे डेटाबेस, ये डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, डेटाबेस जो बनती है वो फील्ड और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड जो हैं, वो, रिकॉर्ड मिलके हाँ, जो है वो डेटाबेस को बेसिकली जो प्रोग्राम होता है ना, ये जो प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली एक किस्म का प्रोसेसर है। ठीक है, और जो आपकी डेटाबेस है ना, समझ आ रही है, ये बेसिकली आपका डाटा कलेक्शन है। ओके, हम डाटा जब महफूज करते हैं तो वो डेटाबेस में करते हैं, जब उस डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो प्रोग्राम में करते हैं। जैसे हमने पिछली जो एप्लीकेशन बनाई है, अब वो उतनी देर तो डाटा रहता है जितनी देर हमारे सामने एप्लीकेशन चल रही है। एप्लीकेशन ख़त्म तो डाटा, अगर वही फॉर्म, गौर से सुने, अगर वही फॉर्म CGPA कैलकुलेट करके एक सारा रिकॉर्ड स्टूडेंट का डेटाबेस में स्टोर भी करेगा तो फिर ये काम बढ़ गया ना। जब हम दोबारा उसको चलाएं तो हम उस स्टूडेंट को दोबारा से उसके रिकॉर्ड को देख भी सकें, उस डेटाबेस में नए स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ऐड भी। अगर हम, अब हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट ये होनी है, ये ज़हन में रखिएगा, जो हमें अब उन्होंने देना है, अब उन्होंने हमें ये भी कहना है कि डेटाबेस बनाएं, उस डेटाबेस के साथ अपनी सी शार्प की एप्लीकेशन को कनेक्ट करें। आपका डाटा आपके सी शार्प के फॉर्म से एक्सेस में बनाई हुई डेटाबेस के अंदर भी जाना चाहिए,
या एसक्यूएल के अंदर हमने जो भी सिलेक्ट करके भेजा है, मेरा ख्याल है आप सब ने एसक्यूएल किया हुआ है। एसक्यूएल की डेटाबेस के अंदर डाटा जाए भी और वहाँ से डाटा आए। तो अब आप देखो दोनों को अलग अलग बनाना है। हाँ जी, मेरे कहने का मतलब डेटाबेस को हम अलग से हाँ, डाटाबेस एक अलग एंटिटी है इससे उसको और create एप्लीकेशन करना जो होती है ये एक अलग है। आपने एक चीज़ पढ़ी थी जिसकी आज आपको समझ आएगी। आपने जब C++ को या जावा वगैरह को पढ़ा था ना, तो वहाँ आपने एक ऑप्शन पढ़ी थी डाटा इंडिपेंडेंस की। डाटा इंडिपेंडेंस का क्या मकसद होता था कि आपकी प्रोग्राम और आपका डाटा दो इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। आपने डाटाबेस बना ली है, इधर आपने उसका प्रोग्राम लिख दिया है, समझ आ रही है ना। तो अब आप अपने डाटा प्रोग्राम को चेंज कर दो तो डाटा में कोई चेंज ना करनी पड़े। अगर आप अपने डाटाबेस में कोई चेंज करो तो आपको प्रोग्राम में कोई चेंज ना करनी पड़े। दैट वाज द एक्चुअल बेनिफिट, दैट वाज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो बेसिकली हम ये चीज़, अब इसमें एरर आती है। आपने डाटाबेस का नाम बता दिया, फलां जगह डाटाबेस पड़ी हुई है, उसको जाके तुम खोल के डाटा रख दो। आपने कोड लिखा, कोड चला, किसी वजह से वो डाटाबेस की फाइल वहाँ से मिस हो गई, ठीक है। अब आपकी एप्लीकेशन चलेगी तो क्या करेगी, क्रैश कर जाएगी, क्योंकि जब वो खोलने जाएगी वहाँ डाटाबेस उसको नहीं मिलेगा पाथ, तो आप एक एरर मैसेज आएगा और एरर मैसेज के साथ आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की होगी तो एक ऐसा एरर मैसेज आएगा, हो सकता है जिसकी आपको समझ ही ना आए। और अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ये कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं कहता हूँ ट्राई, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कैच, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है जी, जो कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज़ करते हैं, ट्राई एंड कैच। समझ आ रही है। इसका कंप्लीट सिंटैक्स क्या है ये आप लोगों ने देख लेना है, और इसकी कोडिंग एग्जांपल भी मैं नेक्स्ट टाइम आपको करवा दूंगा किस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे। ओके, सेम चीज़ है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम अपना वो जो डाटाबेस वाला जितना भी कोड नहीं है वो सारा प्रोग्राम कोड इसमें लिख देंगे। ओके, ये देखें, ये सारा हमने कोड, मसलन कौन सा, डाटाबेस कनेक्शन वाला। ओके, हम डाटाबेस से जिस कोड के ज़रिए जाके कनेक्ट नहीं होते उस कोड को इस ब्लॉक में बंद कर देंगे, ट्राई और कैच के ब्लॉक। समझ आ गई। जितनी भी एरर्स जनरेट होती हैं ना, हर एरर का एक बाकायदा नंबर होता है, हर एरर की एक बाकायदा टाइप होती है। समझ आ रही है। अब इस ब्लॉक के अंदर जो हमारा कोड है, गौर से पढ़िएगा, ये कोड क्या करता है, डाटाबेस से जाके कनेक्ट होता है अगर वहाँ पर डाटाबेस मौजूद हो तो। समझ आ गई कि नहीं। अब हम इस कोड को बंद कर देते हैं ट्राई और कैच में। जब भी एरर आएगी तो ट्राई और कैच लगाने का मकसद पता क्या है, कि प्रोग्राम आपका टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि कैच में आ जाएगा। हाँ, मतलब इस जगह आ जाएगा, ये देखिए, समझ आ रही है। वो किस ब्लॉक में आ जाएगा, इस ब्लॉक में आ जाएगा जब भी पीछे वाले ब्लॉक में कोई भी एरर आएगी। समझ आ गई ना। अब इस ब्लॉक में हम मैसेज लिख सकते हैं। अब देखो ना कितनी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे डाटाबेस मौजूद नहीं है तो ये कनेक्शन पूरा नहीं हो सकता, ये डाटाबेस बिजी है तब भी ये मैसेज पूरा नहीं हो सकता, डाटाबेस रिमूव हो गई है तब भी। इसका मतलब क्या है, डाटाबेस नॉट एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पर एक मैसेज लगा देंगे कि डाटाबेस नॉट एग्जिस्ट। अब ये एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। समझ आ गई। लेकिन जाते जाते आपको एक हिंट दे जाएगी कि डाटाबेस जो है ना वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता, या नॉट फाउंड, जिस तरह अक्सर मैसेज हमारे सामने आते हैं, फाइल नॉट फाउंड, डाटाबेस नॉट फाउंड। समझ आ रही है ना। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसकी 2-3 हमारे पास C# के अंदर स्टेटमेंट्स हैं। जब आप यहाँ पर पढ़ोगे, वो जो हमें इन्होंने सोर्स दिया था, वो सोर्स था मेरा ख्याल है होम एंड लर्न का, ठीक है ना, होम एंड लर्न का जो सोर्स इन्होंने हमें रिकमेंड किया था विजुअल C# के लिए। इसमें आप देखोगे तो कंट्रोल F एक्सेप्शन, हाँ जी, ये वेरिएबल्स हो गया, कंट्रोल लॉजिक, .NET लूप्स है, मेन्यूज़ है, डिबगिंग है, मेथड्स हैं और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, क्लासेस, मैनिपुलेटिंग फाइल्स है, डेटाबेसेस है, फॉर्म्स है। इसमें मेंशन नहीं है इस सोर्स में, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ पे लिखो ना एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C
शी शार्प, ठीक है। तो आपको ये उसके अपने देखें जी, ये सोर्स जो है वो ट्यूटोरियल पॉइंट का है और ये सोर्स इसका ज़ाती सोर्स है, ठीक है। MSDN जो है माइक्रोसॉफ्ट डाटा नेटवर्क का जो है, यहाँ से आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, इसकी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। ये देखें जी, एक्सेप्शन हैंडलिंग है जी, ये उसने पूरी क्लास, एक ट्राई कैच है, एक ट्राई कैच एंड फाइनली है, एक थ्रो के नाम से है, ठीक है। और इस तरह करके हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन इसके मौजूद हैं जी। ट्राई कैच पहला सोल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट सोल्यूशन हमारे पास इसके अंदर मौजूद होंगे जिससे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को करेंगे। तो अच्छे कोड की निशानी ये होती है, और ये हमारे कोड में वो मांगेगा जब नेक्स्ट असाइनमेंट आएगा कि उसमें जो है ना एक्सेप्शन हैंडलिंग होनी चाहिए। और करना इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल आपने प्रोग्राम लिखना है, गौर से सुने, नॉर्मल प्रोग्राम आपने अपना कोड लिखना है, बाद में उस कोड के ट्राई कैच ब्लॉक बना देने हैं, बस सिंपल। उस कोड को ट्राई, यानी यहाँ एरर आए तो ये मैसेज आ जाए, यहाँ एरर आए तो ये मैसेज आ जाए, यहाँ एरर आए तो ये मैसेज, उतने ब्लॉक हमने क्रिएट कर देने अपने। जैसे हमने कनेक्ट किया तो कोई एरर नहीं। अब आगे जिस जगह पे हम डाटा जाके रिकॉर्ड में दाखिल करना चाहते हैं, उस वक्त अगर कोई और बंदा डाटाबेस को यूज़ कर रहा है तो तब भी हमें एक्सेस नहीं मिलेगी। समझ आ रही है ना, डाटाबेस यूज़ है, पहले यूज़ हो रही है, आप भी गए हो डाटाबेस से कनेक्ट होके, तो अब भी आपको मैसेज आना चाहिए कि सर्वर बिजी है, ठीक है, रीट्राई करें। आपके सामने एक मैसेज आ जाए, हम रीट्राई करें तो वो दोबारा से जाके उसको, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है जो आपका पहला टॉपिक है इसमें। जी, सिंटैक्स, लॉजिक एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग की समझ आ गई। जस्ट ये एक किस्म का ओवरव्यू है। अब जब हम कोड लिखेंगे ना तो हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम किस तरह से करेंगे। ट्राई कैच और ट्राई फाइनल और थ्रो, इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जिनके ज़रिए हम इसको हैंडल करेंगे। इस चीज़ की समझ आ गई, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं क्लास, ऑब्जेक्ट और ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये एक ही लेक्चर में कवर होने वाली चीज़ें हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस मॉड्यूल का। और दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये है कि हम डाटाबेस से कनेक्ट होंगे जाके, और डाटाबेस से जाके, यानी एक लेक्चर आपका ये है बेसिक और एक आपका ये है, ये 3 लेक्चर्स, और उसके बाद आप इसमें बड़ी आसानी से जो है ना वो देख सकते हैं। कलेक्शन और एरे में कोई फ़र्क नहीं होता, और मल्टी डायमेंशनल एरे में भी कोई फ़र्क नहीं होता। समझ आ रही है? इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा आसान है। जब हम इसकी प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो ये बड़ी आसानी से, एक से ज़्यादा टाइप की एरे, चूँकि हमने टेबल में से डाटा को रिकॉर्ड निकाल के लाना है, तो टेबल में फील्ड्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, तो हमें हो सकता है मल्टीपल एरेज जो हैं वो यूज़, मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट है ना। कलेक्शन भी हमारे पास ये, कलेक्शन में और एरे में माइट भी ये डिफरेंस हो इसके अंदर कि कलेक्शन एरे में हमारे पास सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं और कलेक्शन में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं। फार्म और GUI जो हमने काम किया याद होगा आपको, ठीक है ना। उसके बारे में हम अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हमने फॉर्म के ऊपर जो काम किया था उसके ऊपर, उसको हमने फॉर्म एप्लीकेशन जो बनाई थी उसको ज़रा देख लें। स्टार्ट स्टूडियो किधर गया,